देखिए 10वीं कक्षा में आज हम लोग देखेंगे पाठ 13 और शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फादर कामिल बुल्के के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय देखेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम कुछ प्रश्नोत्तर देख लें। कल हमने चर्चा की थी लखनवी अंदाज पर, जिसके लेखक यशपाल हैं। तो पहले कुछ शब्दार्थ जान लें, सीख लें, क्योंकि शब्द शक्ति अगर आप में होगी, शब्द सामर्थ्य होगी, शब्द संपदा होगी, तो आप सही ढंग से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। यह ज़रूरी है। लखनवी अंदाज में जैसे एक शब्द है मुफस्सिल, नहीं, पहली पंक्ति मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल तो यह उर्दू शब्द है मुफस्सिल। इसका अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। लखनऊ से गाड़ी खुल रही थी स्टेशन से, तो लखनऊ का जो वह मुख्य स्टेशन है ना, तो वह केंद्र का स्थान हुआ, केंद्रीय स्थान हुआ। तो उसके आसपास, लखनऊ के आसपास का स्थान, आसपास है ना का इलाका, आसपास की जगह, लखनऊ से 20 किलोमीटर आगे, 30 किलोमीटर आगे तक, मतलब कुछ दूरी तक, है ना, जैसे लोकल ट्रेन कहते हैं वो। अब आइए, जब लेखक है ना गाड़ी सड़क रही थी और जो डब्बा सामने आया उसमें प्रवेश कर गए। पहले से वहाँ नवाब साहब बैठे थे, तो नवाब साहब ने लेखक के बारे में क्या सोचा, एक सफ़ेद पोश। तो सफ़ेद पोश का मतलब क्या होता है? भद्र व्यक्ति, सुशील व्यक्ति, नेक व्यक्ति। इसी प्रकार से एक शब्द आया है किफ़ायत। इसका अर्थ क्या होता है कि हिसाब से खर्च करना, समझदारी से उपयोग करना, अर्थात मितव्ययिता, फिजूल खर्ची नहीं, हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। अब जैसे हम लोग किसी बड़े बुजुर्ग को, है ना, आदरणीय सम्मानीय व्यक्ति को प्रणाम कहते हैं, कोई आदाब अर्ज कहते हैं, कोई नमस्ते कहते हैं, तो यह अभिवादन का एक तरीका है। आदाब अर्ज क्या है ना, अभिवादन करने का, प्रणाम या नमस्ते या नमस्कार करने का एक तरीका। जब हम किसी से मिलते हैं, पहली मुलाकात होती है, तो है ना तौर तरीके के हिसाब से लोग अभिवादन करते हैं। तो वही एक तरीका है आदाब अर्ज, जिसका अर्थ होता है अभिवादन करने का एक ढंग, तरीका। इसी प्रकार से एक शब्द है गुमान, जिसका अर्थ होता है भ्रम। फिर एक शब्द है एहतियात, है ना, एहतियात बरतना, अर्थात सावधानी, है ना, रखना। इसी प्रकार से एक शब्द है बुड़क देना, अर्थात छिड़क देना। स्फुरन अर्थात फड़कना, हिलना, स्पंदन, कंपन। प्लावित, प्लावित जैसे जल प्लावित, प्लावित का अर्थ हुआ पानी भर जाना। पनियाती अर्थात रसीली, जैसे आप खीरा काटेंगे तो पानी छूटने लगता है, पानी निकलने लगता है, पानीदार होता है खीरा, तो रसीली, रस से युक्त। इसी प्रकार से मेदा, लेखक ने क्या कहा था, जगह की वाला शौक फरमाए, है ना, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, ऐसा कहा गया था, पूछा गया था, निवेदन किया गया था। तो क्या कहा था, मेदा कमज़ोर है। मेदा मतलब आमाशय, जहाँ पाचन क्रिया होती है पेट के अंदर, आमाशय, मेदा। तस्लीम, तस्लीम का क्या अर्थ होता है, सम्मान में। इसी प्रकार से तहजीब, तहजीब का क्या अर्थ है, शिष्टता। इसी प्रकार से एक शब्द है नफासत, जिसका अर्थ है स्वच्छता। नजाकत, इसका अर्थ है कोमलता, है ना। एब्स्ट्रैक्ट अर्थात सूक्ष्म,
जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं हो, खुली आंख से आप न देख सकें, अनुभव कर सकें। एक शब्द है शकील, अर्थात आसानी से न पचने वाला। इसके लिए एक और शब्द है गरिष्ठ। ठीक इसी प्रकार से है ना, जब आप इस पाठ पढ़ने के बाद प्रश्न पर विचार करेंगे तो एक प्रश्न आपसे पूछ देगा, बताइए लेखक जब चलती गाड़ी में या सरकती हुई गाड़ी में या गाड़ी छूट रही थी तब जब प्रवेश करते हैं डब्बा में, है ना, तो नवाब साहब पर नज़र पड़ती है। उन्होंने क्या महसूस किया कि नवाब साहब है ना बातचीत के लिए उत्सुक नहीं हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप भी सफ़र करते हैं और भी लोग सफ़र करते हैं, है ना, अगर लंबी यात्रा होती है तो बीच में लोगों से आपस में यात्रियों में परिचय हो जाता है। आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, अरे हम भी तो अमुक जगह जाएंगे, मुझे भी वही जाना है, तो आप कहाँ। इस तरह से लोग आपस में कुछ न कुछ बातचीत करने लगते हैं, परिचय का दायरा बढ़ता है, जान पहचान का सिलसिला प्रारंभ होता है। तो एक प्रश्न आता है कि लेखक को है ना यह कैसे पता चला, कैसे महसूस हुआ कि नवाब साहब बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो आप इसको जानिए कैसे पता चला। लेखक जब प्रवेश करते हैं डब्बा में और बैठते हैं, है ना, बर्थ पर, सीट पर, जगह पर, आसन पर, तो उन्होंने देखा कि नवाब साहब जो हैं इस सेकंड क्लास के डब्बे में बैठे हुए हैं और उनकी जो दृष्टि है उससे ऐसा बोध हुआ लेखक को ये एकांत चाहते हैं। अर्थात इनके मन में यह भाव था कि मैं एकांत में यात्रा करूं, कोई दूसरा यात्री नहीं आवे, हमारी यात्रा में विघ्न नहीं डाले। तो यह उनके चेहरा से है ना ऐसा आभास हो रहा था। दूसरी बात कि होता नहीं जैसे कोई आता है, आइए बैठिए बैठिए, कहाँ जाएंगे आप, तो ऐसा कुछ नहीं। तो किसी प्रकार का उत्साह नहीं दिखाया नवाब साहब ने, है ना। तो लेखक के आ जाने से लगा कि नवाब साहब को कुछ न कुछ असुविधा हो रही है, अथवा वो संकोच का अनुभव कर रहे हैं और अनिच्छा का भाव प्रकट कर रहे हैं। और जब उन्होंने खीरा के लिए आग्रह भी किया तो दिखावटी तौर पर, बनावटी तौर पर, कृत्रिमता से, अनिच्छा से, है ना, हृदय से नहीं। तो ये जो मैंने कारण बताए, तो इन हाव भाव से लेखक को ऐसा पता चला, महसूस हुआ कि नवाब साहब है ना बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। इसी प्रकार से आपसे पूछ दिया जाए कि नवाब साहब ने बड़े ही यत्न से खीरा काटा, नमक और मिर्च छिड़का उस पर, नहीं छींटा, छिड़का, बुड़का, और फिर अंत में सूंघ करके खीरे के फांकों को बाहर फेंकते गए, बाहर फेंक दिया। अब इतनी बात तो देखते हैं कौन, लेखक। अब वो सोचते ऐसा नवाब साहब ने क्यों किया। आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसा नवाब साहब ने क्यों किया होगा, क्यों उन्होंने खीरा को काटा, नमक मिर्च छींटा, सूंघा और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया, ऐसा क्यों किया होगा। और ऐसा करना उनके किस स्वभाव की ओर संकेत करता है। अब देखिए आप कैसे उत्तर देंगे। आप कहेंगे हाँ नवाब साहब ने पहले खीरे को उठाया और बर्फ के नीचे लोटा में जो पानी रखा था उस पानी से खीरे को धोया, फिर चाकू निकाला, बड़े यत्न से खीरे को काटा, नहीं उसके मुंह को गोदा, झाग निकाला, फिर उस खीरे को काटा, फांक बनाया, उस पर नमक मिर्च बुड़का, बुड़का मतलब छींटा, है ना। अब देखिए नवाब साहब के अंदर कुछ न कुछ तो
बात आ रही थी जा रही थी, उन्होंने क्या सोचा कि मैं नवाब, मैं रईस, है ना, हम लोग रईसी के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये जो सफ़ेद पोश आकर के बैठ गए हैं सज्जन, है ना, ये क्या सोचेंगे? नवाब साहब खीरा खाते हैं, है ना, क्या सोचेंगे? यही नवाबी है, यही रईसी है। तो यह सोच करके, मतलब एक झूठी शान, है ना, शौकत दिखाने के लिए, रईसी दिखाने के लिए, नवाबी दिखाने के लिए, नवाब साहब ने नवाबी अंदाज में खीरे को काटा, है ना, नमक वगैरह छीटा, सूंघा, है ना, पलकें मूंदी, तृप्ति का अनुभव हुआ और खिड़की के बाहर खीरे के फाँक को फेंक दिया। फिर दूसरा उठाया, तीसरा उठाया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अपनी रईसी दिखाने के लिए, अपनी नवाबी दिखाने के लिए, शान शौकत दिखाने के लिए कि हम लोग इस प्रकार के व्यक्ति हैं, हमारा व्यक्तित्व ऐसा है, यह दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और ऐसा करना जो है रईसी शान रखने वाले स्वभाव की ओर संकेत करता है कि हम लोग आज भी वही रईस हैं, है ना। जैसे लोग एक लोकोक्ति कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। तो यहाँ तो रस्सी जलने वाली बात और ऐंठन वाली बात मतलब कि रईस हैं तो वैसा ही हाल, वैसा ही स्वभाव, वैसी ही अदा। तो ये जो संकेत कर रहा है सो रईसी शान शौकत वाले स्वभाव की तरफ। अब देखिए, आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए यह जो पाठ है लखनवी अंदाज, कहानी पढ़ने के बाद जब आपको पूरा बोध हो जाएगा तो कभी कभी होता है कि दूसरा शीर्षक भी रखा जा सकता है, तीसरा रखा जा सकता है, मिलता जुलता, जो इसके भाव को विकल नहीं करे और अर्थ प्रकट हो जाए। तो आप इसका दूसरा कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? आप सोचिए। अगर आपको यही पूछ दे कि आप इस पाठ का कोई और दूसरा शीर्षक दे सकते हैं जो उचित हो। अब आप एक लोकोक्ति सुन चुके, ख्याली पुलाव पकाना। तो ख्याली पुलाव, ख्याली भोजन केवल कल्पना की बात, या हवाई भोज, है ना। और भी आप शीर्षक दे सकते हैं, झूठी शान शौकत, है ना। तो इस प्रकार से आप और भी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। मान लीजिए यहीं पर मैं आपको एक पंक्ति कोई पूछ दे कि एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो एक सफ़ेद पोश सज्जन, तो पहले तो सफ़ेद सज्जन है ना, उसके पहले सफ़ेद पोश आया है। तो यह क्या है? तो विशेषण के रूप में आया है। जैसे कि भद्र व्यक्ति, नेक व्यक्ति, सुशील व्यक्ति। तो सफ़ेद पोश आया है किस शब्द के लिए? भद्र के लिए, नेक के लिए, सुशील के लिए, है ना, जो विशेषण है। अब यहीं पर आपसे कोई पूछ दे कि ये पालथी मारे बैठे थे, यह क्या है? तो पहले तो आप कहेंगे क्रिया है। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए। फिर कोई पूछ दे कि क्रिया में किस प्रकार की क्रिया है? तो पालथी मारे बैठे थे, यह है संयुक्त क्रिया। अब देखिए दूसरा उदाहरण, है ना। जैसे आपको कोई पूछ दे कि ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है ना। तो बैठे करते रहने, कल्पना करते रहने, है ना, यह कौन सी क्रिया है? देखिए, एक हमने आपको पढ़ाया होगा पहले,
है ना, या आपने स्वयं भी पढ़ा होगा या और भी अध्यापक महोदय ने पढ़ाया होगा कि, है ना, कि एक क्रिया होती है रंजक क्रिया। और रंजक क्रिया क्या है? जैसे आप कहते हैं उसने मैदान मार लिया। अब मैदान मार लिया, मैदान कोई चिड़िया है क्या, कोई जानवर है क्या कि मार लिया? तो मैदान मार लिया का अर्थ होता है जीत जाना। खेल चलता रहता है, दो पक्ष होते हैं और दो पक्षों में किसी एक पक्ष की जीत होती है, दूसरे पक्ष की हार हो जाती है। कभी कभी न तो कोई पक्ष जीतता है न कोई पक्ष हारता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉ हो जाना। लेकिन जीत और हार की बात कि कोई एक पक्ष जीत जाए दूसरा पक्ष हार जाए तो तब कहेंगे उसने मैदान मार लिया, मतलब जीत गया। अब कोई कहे कि चोर ने हाथ साफ कर लिया, तो हाथ साफ करने का क्या मतलब कि जाकर के धो लिया पानी से, साबुन लगाकर या और कुछ लगाकर? नहीं, हाथ साफ कर लेना का मतलब चोर ने चोरी कर ली, है ना। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है जिसका शाब्दिक अर्थ काम नहीं करता है कि विशेष अर्थ वहाँ आ जाता है, तब न मुहावरे और लोकोक्ति से वाक्य में सुचारुता आ जाती है, आकर्षक रूप बन जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया जो कहलाएगी उसको कहेंगे रंजक क्रिया। जैसे आप कहते गांधी जी चल बसे, तो गांधी जी चल बसे का अर्थ आप यह नहीं लेंगे कि यहाँ से चले और वहाँ जाकर कहीं और जाकर बस गए, यह अर्थ नहीं लेना है। चल बसे का अर्थ हुआ गुजर जाना, मर जाना। तो इस प्रकार की जो क्रिया है जो शाब्दिक अर्थ नहीं दे, है ना, जिससे मिलता है बल्कि एक विशेष अर्थ मिलता है, तो ऐसी क्रिया जो होती है उसे कहते हैं रंजक क्रिया, है ना। अब समापिका क्रिया, समापिका समापन अर्थात अंत समाप्त होना। तो अब जैसे मान लीजिए आपको दे देंगे खरीदे होंगे, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। कौन? नवाब साहब ने। तो ये काटने, सफ़र काटने के लिए, है ना। खरीदे होंगे, खीरे खरीदे होंगे। तो खरीदे होंगे आप कहेंगे जिस क्रिया से वाक्य का अंत हो उसे समापिका क्रिया कहते हैं, है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से असमापिका क्रिया, असमापिका, समापिका मतलब जिससे समापन हो, अंत हो। समापिका में और जोड़ दिया पहले, तो असमापिका, असमापिका मतलब जिस क्रिया से वाक्य का अंत नहीं हो। जैसे आप एक वाक्य देखिए, है ना, नवाब साहब ने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। तो झाग निकाला इससे वाक्य अंत होता है, तो वो है आपको समापिका क्रिया, झाग निकाला। लेकिन उससे पहले गोद कर, उससे भी पहले सिर काटे, नहीं, खीरे के सिर काटे। तो ये जो है दोनों, इन दोनों से, दोनों क्रियाओं से वाक्य का अंत नहीं हो रहा है, इसीलिए यह कौन सी क्रिया हो गई? असमापिका क्रिया। अब देखिए इसी में आपको थोड़ा सा और जान लेना, जैसे है कि उन्हें गोद कर, खीरे को गोद कर झाग निकाला, गोद कर। तो असमापिका क्रिया जो है इसके फिर अलग अलग रूप हो जाएंगे। ये है पूर्वकालिक क्रिया, कर्ता के द्वारा अगर एक ही बार में दो काम किए जा रहे हो, नहीं, कर्ता के द्वारा आप कोई वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो कर्ता है उसके द्वारा दो काम किए जा रहे हैं। तो जिस क्रिया से वाक्य का अंत हो जाता है उसको समापिका क्रिया कहेंगे, और जिस क्रिया से वाक्य का अंत नहीं होता हो उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। लेकिन उसमें अगर कर लगा हो, है ना, जैसे नहीं, गोद कर, तो ऐसी क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया पहले की जाए। जैसे कहेंगे कि वह आकर बैठ गया, तो इसी को आपको कहे वह आया और बैठ गया, संयुक्त वाक्य,
वह आया और वह बैठ गया। दूसरा रूप, वह आया और बैठ गया। इसी का सरल वाक्य बनाएंगे तो वह आकर बैठ गया। तो आकर बैठ गया, तो वह आकर बैठ गया, कर्ता कौन है? वह जो काम करे। कर्ता के द्वारा कितने काम हुए? 2 काम हुए। पहला काम क्या हुआ? आना। दूसरा काम क्या हुआ? बैठना। तो वाक्य है वह आकर बैठ गया। तो आकर जो है सो असमापिका क्रिया है। असमापिका क्रिया में किस प्रकार की क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया, कर्ता के द्वारा जो काम पहले किया जाए। और पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है उसमें कर लगा होता है ना, प्रायः उसमें कर लगा ही होता है। वह आकर बैठ गया, वह खाकर चला गया, नहीं तो खाकर चला गया, तो एक काम हुआ खाना, दूसरा काम हुआ जाना। वह आकर बैठ गया, पहला काम हुआ आना, दूसरा काम हुआ बैठना। तो पहला जो काम है वह है असमापिका क्रिया, पहली क्रिया। इसको कहते हैं अगर कर लगा हो तो पूर्वकालिक क्रिया। यहीं पर मैं वह है ना पढ़ते ही सो गया, वह आते ही खाने लगा, वह आते ही बोलने लगा। तो यहाँ भी आते ही पहले पूर्वकालिक, ये जो है सो असमापिका क्रिया है, लेकिन इसको पूर्वकालिक क्रिया नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे तात्कालिक क्रिया। एक जैसे लोग कबड्डी खेलते हैं, उसमें पिठिया ठोक, एक पक्ष का आदमी गया नहीं कि दूसरे पक्ष का तुरंत दौड़ गया उसकी तरफ, है ना। तो ये जो है सो तात्कालिक क्रिया। वह आते ही झगड़ने लगा, वह आते ही बोलने लगा, वह आते ही गाने लगा, है ना, वह देखते ही हंसने लगा। तो एक काम पहले हुआ, फिर दूसरा काम बाद में हुआ। तो पहली जो क्रिया है अगर उसमें ते ही लगा रहे तो उसको कहेंगे तात्कालिक क्रिया, तत्काल, है ना, इसका बोध होता है। तो इस प्रकार से आप इसको पहचानेंगे। स्वकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म हो। राम आम खाता है, तो खाता है क्रिया, क्या खाता है? आम। जिस पर काम का फल पर उसको कर्म कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो उस क्रिया के साथ, है ना, जिस क्रिया के साथ कर्म हो उस क्रिया को स्वकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया जिसमें अ माने नहीं, जैसे राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं, है ना। तो ये हो गया आपको अकर्मक क्रिया। तो इस तरह से आप व्याकरण भी समझ गए थोड़ा सा, और कुछ कुछ प्रश्नोत्तर भी आप जान गए। अब हम लोग चलेंगे पाठ 13, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अब देखिए मानवीय करुणा, ये मानवीय करुणा क्या? हम मानव हैं तो हमें मानवता पहले होनी चाहिए, हमारे गुण मानवीय होने चाहिए, है ना। और अगर उसमें करुणा है, दया है, परोपकार की भावना है, तो ऐसे व्यक्ति महान नजर आते हैं। लोग कहते हैं ये आदमी देवता है ना, इसमें देवत्व है। तो जो मानवता का पूरा पालन करता है, पूरा परिचय देता है, रक्षण करता है, तो कहेंगे कि यह आदमी, अमुक आदमी मानवीय गुणों से परिपूर्ण है। लेकिन पहले हम देखेंगे लेखक के परिचय के बारे में। लेखक कौन थे, कैसे थे, है ना, उनकी साहित्यिक गतिविधि कैसी रही। तो परिचय तो किताब में है ही, तो फिर इसको परिचय को बतलाने की ज़रूरत क्या है? देखिए, एक ही बात को कई ढंग से लोग कह सकते हैं, एक ही बात को कई ढंग से लोग पढ़ सकते हैं, एक ही बात को लोग कई ढंग से समझ सकते हैं, एक ही बात को लोग कई ढंग से लिख सकते हैं। यह ज्ञान पर निर्भर करता है। और पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, यह भी एक कला है कि कोई आदमी देरी से समझता है, कोई जल्दी समझ जाता है ना। किसी को माने न जल्दी या न देरी, उसके बीच का जो समय है ना,
उस ढंग से समझ पाता है। कोई आदमी जल्दी समझता है, जल्दी भूल जाता है। कोई आदमी देरी से समझता है, देर तक याद रखता है। कोई आदमी जल्दी समझता है, देर से भूलता है। कोई आदमी जल्दी समझता है, कभी भूलता ही नहीं है। हर तरह के गुण होते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस प्रकार के साहित्यकार थे, यह हमें जानना चाहिए। सबसे पहली बात कि हिंदी साहित्य में कविता के भी कई रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है नई कविता। तो यह एक प्रकार की धारा है, परंपरा है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना केवल गद्य लेखक ही नहीं थे, वो कविता भी रचते थे। उन्होंने कविता भी लिखी, और ख़ास करके नई कविता। इसीलिए अभी तो ये गद्यकार हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह पाठ गद्यात्मक पाठ है। तो गद्यात्मक पाठ के जो रचयिता होंगे वो लेखक कहलाते हैं। लेकिन हमने आपको लिखकर बताया कि नई कविता आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, है ना, अद्वितीय साहित्यकार, मूर्धन्य मनीषी, ये सब कुछ विशेषण है जो लोग जोड़ते हैं। तो नई कविता आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर, मूर्धन्य विद्वान, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अद्वितीय कथाकार, अद्वितीय साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था, है ना। उत्तर प्रदेश बिहार का पड़ोसी राज्य है। और जब आप गोरखपुर के रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक जगह मिलेगी, एक शहर मिलेगा जिसका नाम है बस्ती, है ना। तो बस्ती का अर्थ इलाका भी है, लेकिन यहाँ बस्ती जिला का नाम है। जैसे दरभंगा एक जिला है, वैसे ही बस्ती एक जिला है। तो उसी जिला में सन 1927 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का जन्म हुआ था। अब देखिए इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई। उस ज़माने में, लेखक के ज़माने में, बस्ती में एक अच्छा सा हाई स्कूल था जिसका नाम था एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय बस्ती। वहीं से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। कुछ लोग मैट्रिक नहीं बोल करके बोल देते हैं, हाई स्कूल की परीक्षा पास की, उत्तीर्ण की। दोनों बातें सही हैं। तो कह सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो हुई सो बस्ती में, और उच्च शिक्षा इनकी हुई वाराणसी और इलाहाबाद में। बस्ती से, है ना, बस्ती में जो एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय है वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, और आगे वाराणसी, वहाँ उन्होंने क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया। क्वींस कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है वाराणसी का, अपने ज़माने का, आज भी अच्छा है। वहीं से उन्होंने अंतर स्नातक अर्थात इंटरमीडिएट, और उसके बाद स्नातक, जिसको आप ग्रेजुएशन कहते हैं, है ना। तो इन दोनों की पढ़ाई की और उत्तीर्ण हुए। मतलब स्नातक की जो डिग्री इन्हें मिली क्वींस कॉलेज वाराणसी से। इसके बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए, है ना। आजकल इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, और इलाहाबाद को, है ना, उस ज़माने में पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज भी यह अच्छा खासा विश्वविद्यालय है, अच्छा खासा नाम है, पढ़ाई की उन्नत व्यवस्था है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना वाराणसी से स्नातक उत्तीर्ण होने के उपरांत, है ना, इलाहाबाद चले गए। तत्कालीन जो आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नामांकन करवाया एमए में, और 1949 में एमए की परीक्षा पास की, उत्तीर्ण हुए। उसके बाद इलाहाबाद में ही ऑडिटर जनरल, जहाँ अंकेक्षण का काम होता है, ऑडिटिंग अंकेक्षण का काम होता है ना, तो वहाँ से उन्होंने अपनी आजीविका प्रारंभ की।
नौकरी शुरू की और उत्तरोत्तर इनका विकास होता गया, प्रगति होती गई। आगे चल कर के ये आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद 1965 में इन्होंने एक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका, जिसका नाम था दिनमान, है ना, उसके प्रमुख उपसंपादक बने। अपने ज़माने में यह पत्रिका काफ़ी चर्चित रही है, दिनमान। इसके बाद बच्चों के लिए भी पत्रिका निकलती है, आपको जानना चाहिए। बच्चों के लिए कई पत्रिकाएं, चंदा मामा, पराग, सुमन सौरभ, कई नाम हैं पत्रिकाओं के। तो एक पत्रिका निकलती थी बच्चों के लिए उस ज़माने में, है ना, पराग। तो पराग का इन्होंने, बहुत लोकप्रिय पत्रिका थी बच्चों के बीच में, है ना, तो उस पराग पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और अपनी सारस्वत साधना भी करते रहे। कविता लिखते रहे, गद्य लिखते रहे। गद्य में उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य, निबंध आदि आदि, है ना, की रचना चलती रही। उपन्यास भी। तो सरस्वती की अथक साधना करते हुए सन 1984 में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, सक्सेना साहब का जो साहित्य है वो बहुत बड़ा है, व्यापक, विभिन्न विधाओं पर इनकी लेखनी चली है। जैसे आप देखिए, इनके कविता संग्रह के नाम हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, है ना, खूंटियों पर टंगे लोग। उपन्यास के नाम हैं इनके, उपन्यास के नाम पागल कुत्तों का मसीहा, है ना, सोया हुआ जल। कहानी संग्रह का नाम लड़ाई। नाटक बकरी, बकरी नाटक है। और बच्चों के लिए भी इन्होंने साहित्य की रचना की। जैसे नाम से ही देखिए आपको हंसी छूटेगी, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता। बतूता मतलब इब्न बतूता। इब्न बतूता पर एक छोटी सी कविता मैं आपको बता रहा हूँ। इब्न बतूता पहनकर जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी सी हवा, है ना, घुस गई कान में, कभी कान को कभी नाक को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा इनके पैरों से जूता। उड़ते उड़ते जूता इनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो इब्न बतूता पर यह कविता हमने बचपन में पढ़ी थी, छात्र जीवन में, जो अब तक याद है ना। सुन करके हंसी लगती है, मज़ा आता है। तो इन्होंने बच्चों के लिए एक बाल साहित्य लिखा है, बतूता का जूता। इसके बाद लाख की नाक। इन्होंने निबंध भी लिखे, लेखों का संग्रह, जिसका नाम है चर्चे और चरखे। इन्होंने जो लिखा खूंटियों पर टंगे लोग, है ना, इस संग्रह के लिए, जो कविता का संग्रह है, इन्हें साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। आप इनके साहित्य में देखेंगे मध्यम वर्गीय जीवन की जो महत्वाकांक्षा होती है, इस वर्ग के जो सपने होते हैं, संघर्ष की जो गाथा होती है, शोषण का जो दौर चलता है, कभी हताशा और कुंठा जो देखने को मिलते हैं, तो इन सबों का इन्होंने जीवंत चित्रण किया है, वर्णन किया है। कुल मिलाकर के इनके साहित्य का अवलोकन करने के बाद यह निष्कर्ष मिलता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उच्च कोटि के साहित्यकार थे। कल हम लोग, है ना, पाठ को देखेंगे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आप, है ना, जो हमने पहले बताया लखनवी अंदाज के कुछ प्रश्नोत्तर, कुछ शब्दार्थ, है ना, और कुछ व्याकरण की बातें, आप उन सब को समझ गए होंगे। उसका भी उत्तर आप अपने ढंग से लिखेंगे। और यह जो अभी हमने बताया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का परिचय, आपने इसे भी ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, सीखा होगा। तो आप इनका परिचय अपने शब्दों में लिखेंगे। शेष बात कल। धन्यवाद।